हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में। ये यूपीएससी का जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें जो सोसाइटी वाला सामाजिक न्याय वाला जो खंड है उससे हम रिलेट करके देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और पिछले साल प्रश्न भी पूछे गए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में। देखिए यहाँ पे 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया है एक क्वेश्चन और 2015 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारा आर्टिकल पहले ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ फैक्चुअल बातों को याद करते हैं, कंसेप्चुअल बातों को समझने का प्रयास करते हैं। जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। किसने जारी किया है? तो भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, जिसके बारे में संगठन का दावा है कि यह वर्ष 1947 के बाद से अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। अच्छा, संघ और राज्य सरकारों के सहयोग से नागरिक समाज की कार्यवाही का विस्तार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2013 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त समाज के रूप में BRLF की स्थापना की थी। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं? जनजातीय आबादी के बारे में अगर बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनजातीय समुदाय देश की जनसंख्या का 8.6% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातीय आबादी कुल आबादी का 8.6% है, परंतु आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी वे देश के विकास के पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर हैं। ठीक है ना? तो पहला फैक्ट क्या निकला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय लोगों की आबादी है 8.6%। देश के 80% जनजातीय समुदाय मध्य भारत में हैं, यानी जो मध्य भारत है वहाँ पर देश के 80% जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। तो फिर से देश में कुल आबादी के 8.6% जनजातीय आबादी पाई जाती है और 80% जनजातीय आबादी रहती है मध्य भारत में। 257 अनुसूचित जनजातीय ज़िलों में से, तो अनुसूचित जनजातीय ज़िले कितने हैं? 257, 250 से ज़्यादा हैं अनुसूचित जनजातीय ज़िले। तो उसमें से 230 यानी 90% ज़िले या तो वन क्षेत्र या पहाड़ी अथवा रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं। तो देश में 257 जनजातीय ज़िले माने जाते हैं, जिसमें से 90% ज़िलों में ज़िले जो हैं वो या तो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, या तो जंगली क्षेत्रों में हैं, या तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में हैं। जनजातीय समुदाय सबसे ज़्यादा वंचित हैं। बात चाहे स्वच्छता, शिक्षा, पोषण की हो या पीने के पानी तक पहुँच की, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी आदिवासी सबसे ज़्यादा वंचित हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अशांति और संघर्ष। जनजातीय क्षेत्रों में भी अशांति और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यह एक कारण है कि कई सरकारी कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां इन क्षेत्रों में शुरू नहीं हो पा रही हैं। इस क्षेत्र का संकट दोनों पक्षों को प्रभावित करता है। सबसे कठोर स्थानों परम विस्थापन। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के स्वदेशी समुदायों को जलोढ़ मैदानों और उपजाऊ नदी घाटियों से दूर पहाड़ियों, जंगलों और शुष्क भूमि जैसे देश की सबसे कठोर परिस्थितियों में विस्थापित कर दिया गया है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या है? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद संघर्ष को पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आदिवासी समुदायों की ज़रूरतों के बीच देखा जाने लगा, जिससे लोगों और जंगलों के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार स्थानीय लोगों की
घरेलू आवश्यकताओं को पहली बार स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी। नीति में आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों की रक्षा करने और वनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आदिवासियों को जोड़ने पर जोर दिया है। लेकिन जनोन्मुखी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा आंदोलन ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खा पाया है। सुझाव क्या है? तो जनजातीय समुदायों के लिए नीतियां बनाने के लिए उनकी विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण है। ऐसे कई आदिवासी समुदाय हैं जो अलगाव पसंद करते हैं, वे शर्मीले हैं और वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखते हैं। देश के नीति निर्माताओं और नेताओं को इस विशेषता को समझने और फिर आदिवासियों के कल्याण की दिशा में काम करने की आवश्यकता है, ताकि वे उनसे बेहतर तरीके से जुड़ सकें। पहलें क्या क्या हैं? जनजातियों से संबंधित सरकारी पहल, तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ट्राइफेड, जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास, प्रधानमंत्री वन धन योजना। अब 2019 का जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था वो क्या है? भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत आदिवासी भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो बी है 5वीं अनुसूची। व्याख्या देखें। अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज रियायतों का अनुदान अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के साथ साथ अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों तथा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 और अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाले अन्य प्रासंगिक वैधानिक अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्देशित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी हिस्से पर लागू होगा या नहीं होगा। इस प्रकार 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी भूमि का खनन करने के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 2015 के मेंस में जो प्रश्न आया था वो क्या था? आप उन आंकड़ों की व्याख्या कैसे करते हैं जो दिखाते हैं कि भारत में जनजातियों में लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल है? यानी जो एसटीज़ में लिंगानुपात है वो एससीज़ में लिंगानुपात की तुलना में अच्छा है। तो इन आंकड़ों से आप से सहमत हैं, क्या सहमत है, अपनी राय उसमें बताना है, क्या कारण विस्तार पूरा विश्लेषण इसको करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।